गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 2 पिता का पत्र पुत्री के नाम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसके नए शब्द देखिए। सबसे पहले तरक्की, विकास, उन्नति, अनुदित अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ, मार्का छाप, हाँक पुकारना, जिक्र चर्चा उल्लेख मतलब डिस्कस करना, तुकबंदी लय का मेल, जैसे हम कोई पोयम बोलते हैं, कविता बोलते हैं तो उसके लास्ट के जो शब्द हैं वो एक जैसे बोले जाते हैं। मुल्क देश, रिवाज परंपरा, सबब कारण, मुनासिब उचित या सही, अदद गिनती, सभ्यता जीवन शैली रहन सहन, मातृभूमि जन्मभूमि, खाका नक्शा या मानचित्र। बेटा ये आप सभी को याद करने हैं और रफ नोटबुक में लिख कर देखने हैं। आगे देखिए बेटा, इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम। ये जो चैप्टर है बेटा, पिता का पत्र पुत्री के नाम। यहाँ पर पिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये लेटर जो है वो अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था जब वो केवल 10 साल की थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उनकी माता का नाम क्या था? कमला नेहरू। 14 सितंबर 1949 को हमारी जो भाषा है हिंदी, उसको भारत की राजभाषा की उपाधि दी गई थी। इसलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने यह जो लेटर है, ये जो पत्र है वो इंदिरा गांधी को लिखा था और इस लेटर को ट्रांसलेट किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस लेटर में भाषा का आरंभिक रूप, उसकी लिखावट और गिनती के बारे में बताया गया है। देखिए बेटा, इस पैराग्राफ में क्या बताया है नेहरू जी ने। यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है, प्रिय इंदु। इंदु मतलब इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्यार से इंदु बोला है। तो देखिए इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर कौन थे? जानवर थे। ठीक है, तो जानवरों की भी कुछ बोलियाँ थी। वो एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुँचाते थे? उन्हीं बोलियों को बोलकर वो एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते थे। मान लीजिए कोई जानवर जो है वो खतरे में है तो वो एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथी तक यह बात पहुंचाता था कि वो खतरे में है। इसी तरीके से ये चीज़ें किस में आई होंगी? इंसानों में आई होंगी। अब इंसान भी इन्हीं आवाज़ों का प्रयोग करता होगा। अगर कोई इंसान खतरे में है तो वो इसी तरह की एक खास तरह की आवाज़ निकाल कर अपने साथी को यह बताता होगा कि वो खतरे में है। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले इसके बाद मज़दूरों की बोलियाँ शुरू हुई होंगी। मज़दूरों की बोलियाँ क्या होती है? देखिए, जहाँ पर कहीं 3-4 मज़दूर काम कर रहे होते हैं तो वो एक खास तरह की पुकार लगाते हैं, एक आवाज़ लगाते हैं। उस आवाज़ से उनको क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है। ठीक है बेटा, उसके बाद इस तरह की बोलियां जो हैं वो इंसानों के मुंह से निकलनी शुरू हुई होगी। उसके बाद इन बोलियों से धीरे धीरे क्या बने? शब्द बने, जैसे कि पानी, आग, घोड़ा, भालू। पहले सिर्फ ये नाम ही थे, इनसे जुड़ी हुई कोई क्रियाएं नहीं थी। मान लीजिए अगर किसी इंसान ने भालू देखा है तो वो या तो भालू की तरफ इशारा करता होगा या फिर अपने मुंह से सिर्फ भालू बोलता होगा। वो ये नहीं बोल पाता होगा कि मैंने भालू देखा है। सिर्फ एक वर्ड बोलकर वो अपनी बात को सामने वाले को समझाता होगा। आगे बेटा, धीरे धीरे इस भाषा ने तरक्की की। छोटे छोटे वाक्य बनने शुरू हुए, छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य बनने शुरू हुए। ठीक है बेटा, पहले जो था बेटा पहले कोई जातियां नहीं थी, सभी लोगों की, सभी मनुष्यों की एक ही भाषा थी। उसके बाद लोगों ने अपने आप को जातियों में बांट लिया और हर एक जाति की अलग भाषा शुरू हो गई। आगे देखिए बेटा, जब लोगों का रहन सहन शुरू हुआ उस वक्त तक भाषा ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। अब लोगों को बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती थी। तुकबंदियाँ, छंदों को याद रखना बहुत आसान हो गया था। क्या होता है तुकबंदियाँ? जैसे कि हम कोई पोयम याद करते हैं, पोयम हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एक लय में बोली जाती है, इसलिए वो हमें जल्दी याद हो जाती है। छंद क्या होते हैं बेटा? कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें विराम लगाना है, कहाँ पर कौन सी मात्रा यूज़ करनी है, ये हमारे छंद होते हैं। तो यही कारण है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता फैली हुई थी, मतलब उन देशों में जहाँ पर ये रहन सहन फैला हुआ था, वहाँ पर
तुकबंदी और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था वहाँ पर। ये कविताएं और ये जो लड़ाई के गीत हैं, लड़ाई के गीत क्या होते हैं, पहले ज़माने में ना बेटा, पहले लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे, उनका मुख्य काम मतलब खास काम यही था कि वो लड़ाई करने के लिए जाते थे, तो उन्हीं लड़ाइयों के ऊपर गीत बनाए जाते थे। तो उन्हीं गीतों को गा गा कर लोग अपना समय व्यतीत करते थे। बहुत देखिए, भाटों और गवैयों को वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। भाटो एक जाति होती है बेटा और गवैया भी एक जाति होती है। ये लोग एक समूह में बैठ जाते थे और जो लोग लड़ने के लिए जाते थे उनकी बहादुरी के लिए, उनकी बहादुरी के गीत गाते थे और उनके विजय होने के गीत गाते थे उस जमाने में। हाँ जी, और ये जो गीत थे वो हमारे भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी गाए जाते थे, ये रिवाज वहाँ पर भी था। उसके बाद देखिए बेटा, लिखने की शुरुआत हुई। अब लिखने की शुरुआत भी बड़ी मज़ेदार है। पहले लोगों को लिखना तो आता नहीं था, तो फिर वो अपनी बात दूसरों को कैसे बताते थे, वो क्या करते थे, मान लीजिए अगर किसी आदमी को मोर के बारे में या किसी जानवर के बारे में कुछ कहना है, तो वो क्या करता था, दीवार पर उसका चित्र बना देता था और उन चित्रों के द्वारा ही अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाता था। धीरे धीरे ये चित्र भी खत्म हो गए और हमारी वर्णमाला की शुरुआत हो गई। वर्णमाला आई तो उससे लिखना बहुत आसान हो गया। उसके बाद अंक निकले, गिनतियाँ निकली, जिससे हमारा रोज़गार मतलब जो भी हम काम धंधा करते थे वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि बिना गिनती के तो हमारा कोई भी काम हो नहीं सकता है। उसके बाद बेटा देखिए, जिसने भी ये गिनती बनाई होगी वो कितना दिमाग वाला आदमी रहा होगा। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे, मतलब इस तरह की गिनती हुआ करती थी। अब इस गिनती को तो हम अपने काम धंधे में शामिल नहीं कर सकते और इनको लिखना भी बहुत मुश्किल होता था। इसके बाद आज हम जिन अंकों को अपने काम में लाते हैं वो अंक इस तरह के होते हैं। ये अंक बेटा यूरोप वालों ने अरब जाति से सीखे। तो अरब वालों ने कहाँ से सीखे थे, हिंदुस्तान से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंक हैं वो हिंदुस्तान से निकले हैं। तो बेटा ये पूरा पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को मतलब इंदिरा गांधी जी को लिखा था। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और इसके बाद ये भारत के विकास से संबंधित निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और उनका उचित क्रमांक लिखिए। ये एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।